अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा है कि आज के सेशन में चूंकि मेरा लेक्चर रूटीन से हट के पहले हो रहा है, टीचर्स ट्रेनिंग पे गए हुए हैं डिफरेंट सिटीज़ में, तो कुछ टाइम टेबल में फ्लक्चुएशन है, तो आज पहले मेरा लेक्चर होगा। केमिस्ट्री ग्रेड 11 स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज नॉलेज 4.2 का थर्ड लेक्चर है। अगेन थोड़ी हम नज़र डालते हैं कि हम किन एसएलओस को डील कर चुके हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्क्राइब करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज को ऑफ लिक्विड सच एज इवेपोरेशन। आज हम इवेपोरेशन को डिस्कस करेंगे। वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी को हम डिस्कस कर चुके हैं एंड सरफेस टेंशन को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। मतलब कि फर्स्ट एसएलओ तकरीबन डिस्कस हो चुका है, उसमें कुछ चीज़ें बाकी हैं। अगर मैं सेकंड एसएलओ की बात करूं तो अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। वाटर की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करना था, स्पेसिफिकली हाई सरफेस टेंशन। ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि वाटर की सरफेस टेंशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। हाई स्पेसिफिक हीट, इसके ऊपर हमने बात करनी है। लो वेपर प्रेशर, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, इन तमाम चीज़ों पे बात होगी। तो स्टूडेंट्स मूव करते हैं। इन्हीं दो एसएलओस को कंप्लीट करने के लिए आज हम आगे बढ़ेंगे और स्पेसिफिकली आज हम बात करेंगे इवेपोरेशन और सरफेस टेंशन की ही एक फर्दर एक एक्सटेंशन है जिसका नाम होता है कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन ऑल्दो कि वो एसएलओ के अंदर डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन ये अंडरस्टूड बात है कि सरफेस टेंशन की वजह से ही एक एक्शन परफॉर्म होता है, उसका नाम होता है कैपिलरी एक्शन। तो हमें इसको डिस्कस करना पड़ेगा इस एसएलओ के अंदर। तो आज का हमारा टारगेट पहले है कि हम कैपिलरी एक्शन को डिस्कस कर लें। जी डी स्टूडेंट्स, विस्कोसिटी हमने डिस्कस कर ली थी, सरफेस टेंशन कल हमें अच्छे तरीके से समझ आ गया था। आज हमने इसे सरफेस टेंशन को बढ़ाना है और डिस्कस करना है कैपिलरी एक्शन। क्या होता है जी कैपिलरी एक्शन? इसके लिए थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि मैं पहले आज जो पढ़ा हुआ है हमने उसको मैं रिवाइज भी कर दूं, ठीक है। एज वी ऑल नो डैट हम लोगों ने विस्कोसिटी को पढ़ना शुरू किया था। तो विस्कोसिटी किसी भी चीज के किसी भी फ्लूइड के थिकनेस को रिप्रेजेंट करता है। जो फ्लूइड जितना थिक होगा उतना विस्कस होगा। और फिर फर्दर हमने देखा था फ्लूइड्स दो तरह के हैं, न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन। न्यूटोनियन वो थे कि जिसके ऊपर आप स्ट्रेस अप्लाई करो तो उसकी विस्कोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता था। और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स आर फ्लूइड्स दोज विस्कोसिटी चेंज व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। मसलन आप फॉर एग्जांपल केचप, टूथपेस्ट, हनी, कॉर्न स्टार्च इन वाटर, ये वो तमाम चीज़ें हैं, अगर आप इन्हें जितना ब्लेंड करोगे, जितना इन्हें इनके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करोगे, इनकी विस्कोसिटी चेंज होती जाएगी। मैं हनी की एग्जांपल लूंगा, हनी को आप जितना ब्लेंड करेंगे उतना मुश्किल से ब्लेंड होगा। तो मतलब कि विस्कोसिटी अगर एक जैसी रहेगी तो हम उन्हें न्यूटोनियन, और अगर डिफरेंट है तो नॉन न्यूटोनियन। ये हमने अच्छे से सीख लिया था। फिर हमने क्या रिलेशन होता है विस्कोसिटी का इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के साथ वो भी देखा था। एक हमने सिमुलेशन भी यहाँ पे ऑपरेट की थी। फर्दर हमने कल अच्छे तरीके से पढ़ा सरफेस टेंशन को। सरफेस टेंशन के डिफरेंट तरह के रिलेशंस भी हमने देखे थे और इन तमाम चीज़ों का हमने एनालिटिकली इनको एनालिसिस किया था कि क्यों वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो ड्रॉप्स यानी स्फीयर या बीड्स की शक्ल जो हैं वो इख्तियार करते हैं। उसके बाद हमने ये भी कल इस चीज़ को एड्रेस किया था किस तरह पॉसिबल है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं वो वाटर सरफेस पे वॉक कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर हमने वेटिंग ऑफ लिक्विड एंड नॉन वेटिंग ऑफ लिक्विड के बारे में भी पढ़ा था। वेटिंग ऑफ लिक्विड का मतलब है कि जो चीज़ जिस चीज़ में एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है, कोहेसिव कम है, वो चीज़ वेट करेगी। और जिस चीज़ में कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है, एडहेसिव कम है, वो चीज़ नॉन वेटिंग कैटेगरी में आती है। अब अगर आप थोड़ा नोट करो तो डियर स्टूडेंट्स, हुआ क्या है कि ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड ने राइज किया है इस ट्यूब के अंदर और यहां पर भी राइज किया है इस ट्यूब के अंदर, लेकिन आप वाज़िह तौर पे देख सकते हैं यहां पे राइज ज़्यादा हुआ है और यहां राइज कम हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस राइजिंग एबिलिटी को ही हम कैपिलरी एक्शन कहते हैं। क्यों होता है कैपिलरी एक्शन, कैसे होता है कैपिलरी एक्शन, उसको ही हम आज डिटेल से देखेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद फिर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में
अच्छे तरीके से ये सारी बातें बता दी थी। वाटर ड्रॉपलेट क्यों स्फीयर होता है, कैसे जो कीड़े हैं या जो छोटे हशरात होते हैं किस तरह से वो वाटर सरफेस पे वॉक कर सकते हैं, उसके पीछे क्या फिनोमेना होता है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैपिलरी एक्शन। जी डियर स्टूडेंट्स, कैपिलरी एक्शन क्या है आप देख सकते हैं। एक मेडिकल स्टाफ क्या कर रहा है, किसी ह्यूमन की फिंगर से ब्लड को रिसीव कर रहा है। अब ब्लड को रिसीव करने के लिए उसने क्या किया, एक बहुत ही बारीक ट्यूब, उसको उसने जैसे ही जिस जगह से ब्लड निकला, जैसे ही इस ट्यूब को उस ब्लड में ब्लड स्पॉट के ऊपर रखा तो सारा ब्लड इस ट्यूब के अंदर आ गया, यानी ब्लड राइज कर गया। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक आप बाजार से सॉफ्ट ड्रिंक लेके आए, कोल्ड ड्रिंक लेके आए, उसमें आप जैसे ही पाइप रखेंगे तो पाइप के अंदर वो कोल्ड ड्रिंक आ जाती है। तो वो क्या चीज है जिसकी वजह से वो कोल्ड ड्रिंक पाइप के अंदर आ गई? वैसे तो इस सेक्शन को क्या बोलते हैं बेटा, कैपिलरी एक्शन। तो आज हमने यही सीखना है वो कौन कौन से फैक्टर हैं। सेकेंडली आप इस डायग्राम में देखें तो जैसे जैसे ट्यूब का सरफेस उसका जो थिकनेस है कम हो रही है, मतलब इस ट्यूब की थिकनेस ज्यादा है, इस ट्यूब की थिकनेस कम है, इस ट्यूब का सरफेस एरिया ज़्यादा है, इस ट्यूब का सरफेस एरिया कम है। तो आप देखें कि जो लिक्विड की राइज करने की एबिलिटी है वो ज़्यादा हो रही है। तो इसके पीछे भी क्या फैक्टर है ये भी हम देखेंगे। कैसे कैसे जो ट्यूब की थिकनेस है वो कम होगी तो लिक्विड ज़्यादा राइज करेगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आगे तब जाऊंगा तब आप मुझे ये बताएंगे कि अगर मैं इस ट्यूब से लिक्विड निकालूं, इस ट्यूब से लिक्विड निकालूं, इस ट्यूब से लिक्विड लिक्विड को बाहर निकालूं, इस ट्यूब से लिक्विड को बाहर निकालूं, इस ट्यूब से लिक्विड को बाहर निकालूं और इस ट्यूब से लिक्विड को बाहर निकालूं। जी, आप मुझे बता सकते हैं कि अगर मैं तीनों बल्कि ये 1 2 3 4 5 ट्यूब्स हैं, पांचों में से लिक्विड्स को निकालूंगा तो क्या ऐसा होगा किसी में ज्यादा है किसी में कम है? सब में बराबर है? ज्यादा है? मसला ये है कि है, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं कि जितना लिक्विड इसके अंदर से निकलेगा, जितना लिक्विड इसके अंदर से निकलेगा उतना ही इधर से निकलेगा, उतना ही इधर से निकलेगा, उतना ही इधर से निकलेगा, उतना ही इधर से निकलेगा। बस फर्क इतना है कि यहां पर वो बारीक है ट्यूब, इसलिए लिक्विड का राइज क्या है, ज्यादा है, और यहां वही ट्यूब मोटी है तो राइज उसका क्या है, कम है। देखेंगे ये क्यों होता है ऐसे। ठीक है, अच्छा, अब इसके लिए हमें सिमुलेशन पे जाना पड़ेगा। वॉइस इसकी बंद। ठीक है, एनिमेशन, ये एनिमेशन हमने कल सारी डिटेल से देखी थी, इस पे हमने सारे फैक्टर्स को देख लिया था, तो ये हमने फैक्टर आज समझना है। जी डियर स्टूडेंट्स, बस ठीक है, इस पे हमें एनालाइज करना है कुछ चीजों को। वो ये है, मैं कलर जरा चेंज करना चाहता हूं, ये ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इस ट्यूब के अंदर जो भी लिक्विड है उसकी कर्व ऊपर से ऐसे है। ठीक है, इस ट्यूब के अंदर जो भी लिक्विड है उसकी कर्व ऐसे। तो सबसे पहले, अच्छा सेकेंडली जिसकी कर्व नीचे की तरफ है, जिसकी कर्व नीचे की तरफ है इस तरह, वो राइज भी कम कर रहा है, और जिसकी कर्व ऊपर की तरह है वो राइज भी ऊपर कर रहा है। इसको तो पहले आप आसान लफ्जों में इस तरह समझें कि इनकी शक्ल देख के लग रहा है कि ये वापस भागना चाहता है और ये ऊपर जाना चाहता है, इसलिए ये राइज भी ज्यादा कर रहा है और ये राइज भी कम कर रहा है। अच्छा, पहले तो हमें समझना है वो कौन सी ताकत है जिसकी वजह से ये लिक्विड ऊपर जा रहा है। स्टूडेंट्स, यहां पर आपको दो तरह के एरोस नजर आ रहे हैं, एक येलो और एक रेड। रेड एरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेड एरो डियर स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट कर रहा है एडहेसिव फोर्सेस को, एडहेसिव फोर्सेस को। और एडहेसिव फोर्सेस क्या होती हैं? एडहेसिव फोर्सेस हैं, मान लीजिए ये वाटर है, तो वाटर, वाटर और ग्लास के दरमियान में वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, जस्ट अ मिनट, वाटर मॉलिक्यूल और ग्लास के दरमियान में
जो फोर्सेस हैं, हम उन फोर्सेस को बेटा क्या नाम देते हैं? एडहेसिव फोर्सेस। ठीक है। और येलो कलर की फोर्सेस जो रिप्रेजेंट हो रही हैं, येलो कलर की फोर्सेस, वो क्या है डियर स्टूडेंट्स? ये जो येलो कलर का एरो है ये शो करता है कोहेसिव फोर्सेस को। ठीक है। रेड वाला जो है वो एडहेसिव फोर्सेस को शो करता है और येलो वाला जो है वो कोहेसिव फोर्सेस को शो करता है। और कल मैंने बताया था आपको कि कोहेसिव फोर्सेस क्या होती हैं। शाबाश। वो फोर्सेस जो विद इन अ वाटर मॉलिक्यूल हैं, वाटर मॉलिक्यूल एंड वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान में, पानी की आपस में मॉलिक्यूल्स की जो, जिसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कहते हैं, वो कोहेसिव फोर्सेस है। अच्छा, अब याद रखिएगा पानी के केस में एडहेसिव फोर्स ज्यादा होती है कोहेसिव फोर्स से। ये हर दफा ऐसा नहीं होगा, इस केस में ऐसा होगा क्योंकि ग्लास के जो कंपोनेंट्स हैं, ग्लास के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ग्लास का फार्मूला होता है SiO2। तो ग्लास के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं और पानी के मॉलिक्यूल्स के कंपोनेंट्स हैं, उनके दरमियान में जो फोर्स है, जिससे मैंने एडहेसिव फोर्स कहा है, इस केस में वो स्ट्रांग है। अब पानी क्या करेगा? पानी अपने आप को लेके जाना चाहता है, ग्लास की सरफेस के साथ अपने आप को फ्लो करवाना चाहता है। इन शॉर्ट कि ट्यूब के अंदर पानी जो है वो किसको पसंद कर रहा है? ग्लास की दीवारों को। अब वो ग्लास की दीवारों के साथ राइज करना चाहता है क्योंकि दीवारें ऊपर हैं, और जैसे जैसे पानी राइज करेगा, नीचे से राइज करना शुरू हुआ और ऊपर तक। ठीक है। अच्छा, अब कर्व इस तरह बनने का मतलब ही यही है कि पानी ऊपर को मूव करना चाह रहा है, ऊपर फर्दर दीवारों के साथ अपनी अट्रैक्शन को डेवलप कर रहा है, इसलिए वो ऊपर को राइज कर रहा है। अच्छा, रुका क्यों? फिर एक लेवल पे जाके पानी रुका क्यों? पानी को एक फोर्स नीचे भी खींच रही है जिसका नाम है ग्रेविटी। ठीक है। अब जरा मेरी बात को समझें। जैसे ही आप घर में क्या करें, कंटेनर लें, उस कंटेनर में आप इस ट्यूब को डाल दें। जैसे ट्यूब को डालेंगे तो पानी राइज करना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि पानी को जैसे ही ग्लास वॉल्स मिलेंगी उनके साथ साथ ऊपर जाना शुरू होगा। जैसे ही ग्लास वॉल्स के साथ पानी ने ऊपर जाना शुरू किया तो पानी को एक फोर्स नीचे भी खींच रही थी जिसका नाम था ग्रेविटी। अब शुरू शुरू में क्या था? शुरू शुरू में राइजिंग फोर्स ज्यादा थी और ग्रेविटी कम थी। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ? एक टाइम ऐसा आया कि अपवर्ड ड्राइविंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर हो गई। जब ये अपवर्ड राइजिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर हो गई, बैलेंस आ गया इनके दरमियान में, आपकी किताब में वर्ड लिखा हुआ है बैलेंस। जब इनके दरमियान में बैलेंस आ गया तो जब ये बैलेंस आएगा तब पानी राइज करना बंद कर देगा और एक खास लेवल पे रुक जाएगा। और मेनिस्कस का, दिस इज मेनिस्कस का इस तरह से शो होने का मतलब है कि एडहेसिव फोर्स ज्यादा है, कोहेसिव कम है। कल मैंने आपको दिखाई थी एक स्लाइड में, एक पिक्चर दिखाई थी, मैं उस पिक्चर की तरफ दोबारा जाना चाहता हूं। ये देखिए, पानी के, ये जो तस्वीर है इसमें पानी देखें, इसमें पानी सरफेस के साथ बिल्कुल नहीं अटैच हो रहा क्योंकि यहां सरफेस नॉन पोलर है और पानी खुद क्या है? पोलर है। इस केस में पानी की जो कोहेसिव फोर्स है वो ज्यादा है, एडहेसिव फोर्स कम है, इसलिए वो सरफेस को पसंद ही नहीं कर रहा, इसलिए वो सरफेस से रिपेल होके खुद अपने आप में उसने अपने आप को एक स्फेरिकल शेप दे दी है, यानी वो सरफेस को लाइक ही नहीं कर रहा है, यहां पर रिपेल कर रहा है। लेकिन ग्लास के केस में ऐसा नहीं होगा। ग्लास के केस में, शीशे के केस में क्या होगा? पानी अपने मॉलिक्यूल्स को पसंद नहीं करेगा, ग्लास के मॉलिक्यूल को पसंद करेगा और उसके साथ साथ ऊपर क्या करेगा? राइज करेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, वापस आते हैं। एक तो दिस एक्शन इज कॉल्ड, ये दिस पर्टिकुलर एक्शन इज कॉल्ड पॉजिटिव कैपिलरी एक्शन, इसे हम पॉजिटिव कैपिलरी एक्शन भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं इस केस में। इस केस में आप देखो, येलो एरो बड़ा है या रेड एरो बड़ा है? शाबाश, आप बताएं कौन सा एरो बड़ा है? येलो। येलो किसको रिप्रेजेंट करता है? कोहेसिव फोर्सेस को। रेड किसको रिप्रेजेंट करता है? एडहेसिव फोर्सेस को। यानी इधर उल्टा केस है। क्या उल्टा केस है? कि इधर इंटरनल फोर्सेस स्ट्रांग हैं। जब इंटरनल फोर्सेस स्ट्रांग हैं तो ये दीवार, यानी कि यहां पर ये जो मरकरी है, मरकरी, दिस इज द मरकरी लिक्विड, मरकरी का जो लिक्विड है वो दीवारों के साथ नहीं राइज करना चाहता। अच्छा, यहां पर एक चीज है यहां पर भी दो तरह की फोर्सेस, कोहेसिव एंड एडहेसिव। कोहेसिव और एडहेसिव में से एडहेसिव ही जिम्मेदार है लिक्विड को राइज करवाने के लिए।
अब एडहेसिव यहां पर भी है, यहां पर भी है, ज्यादा कहां पर है, वहां पर, इसलिए वो लिक्विड ज्यादा राइज किया, क्योंकि यहां पर एडहेसिव फोर्स, वॉल्स के साथ जो फोर्स है वो वीक है, इसलिए लिक्विड ज्यादा राइज नहीं किया। विद इन अ मर्करी जो स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड है वो बाजी ले गया है, कोहेसिव फोर्स मजबूत है, इसलिए इसने शेप को इन्वर्ट कर लिया, यानी कि ये साइन है कि ये दीवार को पसंद नहीं कर रहा, वो मजबूरी है, थोड़ी बहुत दीवार के साथ भी अट्रैक्शन है, इसलिए दीवार के साथ ऊपर चला गया, लेकिन असल में ये अपने मॉलिक्यूल्स को ही अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए इसकी शेप इस तरह नहीं है बल्कि डाउनवर्ड है, इन्वर्टेड यू शेप, इसे बोलते हैं नेगेटिव कैपिलरी एक्शन, नेगेटिव कैपिलरी एक्शन। डियर स्टूडेंट्स, जितना नेगेटिव कैपिलरी एक्शन होगा समझ लें उतनी ज्यादा कोहेसिव फोर्स स्ट्रांग है और एडहेसिव फोर्स वीक है, ठीक है, उतनी एडहेसिव फोर्स वीक है, ठीक है। और कल मैंने बोला था कोहेसिव फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सरफेस टेंशन के, सारी कल बातें होगी थी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब चलते हैं स्लाइड की तरफ, आपकी बुक में ये डायग्राम बनी भी हुई है, आप देख सकते हैं, ये देखिए, इस तरह से पानी के मॉलिक्यूल्स का शो करने का मतलब दे लव ग्लास बॉल्स, और मरकरी के जो पार्टिकल्स है उसका इस तरह से शो होने का मतलब वो ग्लास को पसंद नहीं कर रहा, ठीक है, ये पॉजिटिव कैपिलरी एक्शन है और ये कौन सा है, नेगेटिव कैपिलरी एक्शन है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप ये आपको समझ आ गया है, और मैं अब आपको जरा ये एनिमेशन में एक दफा दोबारा दिखाना चाहता हूं, इसको क्लियर कर दें, साफ कर दें, इसको प्ले कर दें जरा, जी इसको प्ले करते हैं, यहां से देखिए, ठीक है, यहां पर ये शो हो रही है सरफेस टेंशन, अट्रैक्टिव फोर्सेस। अच्छा मैं यहां पर एक और चीज बताना चाहता हूं, यहां पर जो येलो फोर्सेस है, मैंने बोला दो, यहां पे दो तरह की प्रेजेंटेशन है, सरफेस टेंशन, और मैंने सरफेस टेंशन को यहां पे सरफेस टेंशन नहीं बोला था, बल्कि मैंने यहां पर सरफेस टेंशन को क्या बोल दिया, आपको पता है, मैंने यहां लिखा भी था फार्मूला, आपने नोट करना है पीछे वीडियो को पीछे रिवर्स करके, कि सरफेस टेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोहेसिव फोर्स के, यहां कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, सरफेस की टेंशन ज्यादा है, यहां पर रेलेवेंटली सरफेस में टेंशन क्या है, कम है, इसलिए ये इनवर्ड मूव कर गई है और ये अपवर्ड। अच्छा आगे हम प्ले करें इसको, ठीक है, अब देखें सिमिलरली वाटर के अंदर आप ये बेंड देख रहे हैं, मतलब ये जो एक छोटा सा इंसेक्ट है, ये आप इसकी जहां पे इसका फुट है यहां पर पानी में आप बेंड देख रहे हैं, अब ये पानी में बेंड की वजह क्या है, क्योंकि इसको भी जरा मैं थोड़ा लेबल करना चाहता हूं, एक मिनट, इसकी वजह क्या है कि पानी के सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल है उसको इधर से तो कोई खींच रहा है, इधर से भी 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 खींच रहा है, हर तरफ से खींचा जा रहा है वो डाउनवर्ड, तो कोई इसको ऊपर से प्रेस करेगा तो वो डेफिनेटली वो इनवर्ड ही डिप करेगा ना ये पानी की सरफेस। इन द मीन वाइल जो पानी के इंटीरियर मॉलिक्यूल है, इंटीरियर का मतलब सरफेस के नीचे वाले जो मॉलिक्यूल है, उन मॉलिक्यूल्स को इधर से भी खींचा जा रहा है, इधर से भी खींचा जा रहा है, इधर से भी, यानी उन पे लगने वाली चारों तरफ से फोर्सेस बैलेंस है, इसलिए वो आजादाना मूव कर रहे हैं। लेकिन जो सरफेस के ऊपर पानी के मॉलिक्यूल्स हैं उनको ऊपर कोई नहीं है पानी का मॉलिक्यूल खींचने वाला, क्योंकि सरफेस के ऊपर तो पानी खत्म, इसलिए वो इनवर्ड मूव करेंगे, यानी यहां से थोड़ा सा देखिए बेंड आ गया, ठीक है। लेट्स से अगर यही जो इंसेक्ट है ये खड़ा होता मरकरी के ऊपर, तो मरकरी की सरफेस ऐसे होती, और ये मरकरी के ऊपर ऐसे खड़ा होता जैसे इंसान पत्थर के ऊपर खड़ा है, पत्थर ऐसे बाहर है, उसकी इन्वर्टेड यू शेप है, उसके ऊपर खड़ा है, ठीक है। और समझ लें कि जिस तरह हम पत्थर के ऊपर खड़े हैं तो ये कीड़ा मरकरी के ऊपर खड़ा होगा, जिस तरह हम चारपाई के ऊपर बैठते हैं, चारपाई थोड़ी डाउनवर्ड मूव करती है, वैसे ही ये पानी नीचे मूव कर रहा है। लेकिन अगर ये जो इंसेक्ट है ये अगर कैरोसिन मट्टी के तेल पे, पेट्रोल के ऊपर उस पर खड़ा हो जाए फिर, तो ये मैं बता चुका हूं आपको कि जो मट्टी का तेल होता है, कैरोसिन होता है, उसमें वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है, वीक कोहेसिव फोर्सेज है, उनकी तो सरफेस टेंशन बहुत ही कमजोर होगी ना, उस पर तो कीड़ा खड़ा ही नहीं हो सकता, खड़ा होगा वो डूब जाएगा,
तो यही हमारा अल्टीमेट स्किल था जो हमने अचीव कर लिया है। फर्दर हम मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट अपने पॉइंट की तरफ, विच इज इवेपोरेशन। शाबाश, इवेपोरेशन पहले भी आपने 10वीं क्लास में पढ़ा हुआ है। व्हाट इज इवेपोरेशन? जी शाबाश, बता सकते हैं आप इवेपोरेशन क्या होता है? पता है आपको? इसकी सिमुलेशन देखते हैं पहले, फिर मैं आपसे पूछता हूं। जी यही प्ले। जी डियर स्टूडेंट्स, विद इन अ फ्यू मिनट्स हमारी ये सिमुलेशन प्ले होगी। इसको आपने ऑब्जर्व करना है। व्हाट इज इवेपोरेशन? स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर के ऊपर यहां पर आपको सरफेस ऑफ लिक्विड रेड कलर से नजर आ रहा है। इसके नीचे अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं और आपको तरह तरह के पानी के मॉलिक्यूल, पानी समझ लें या इसको लिक्विड समझ लें, कोई और लिक्विड स्टेट समझ लें आप इसको। जी बिल्कुल आपने ठीक बोला, प्रोसेस इन विच लिक्विड इज कन्वर्टेड टू गैस, बिल्कुल आपने ठीक बोला आइमा। अब इसको इस तरह देखें कि यहां पर ना हर तरह के मॉलिक्यूल की एनर्जी सेम नहीं है, ठीक है? यहां पर हर तरह के मॉलिक्यूल की एनर्जी सेम नहीं है। कुछ ज्यादा मॉलिक्यूल कुछ ज्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं और कुछ कम कर रहे हैं, मतलब सेम नहीं कर रहे। इसका मतलब कुछ की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है और कुछ की काइनेटिक एनर्जी कम है। नॉर्मली जो अपर सरफेस पे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है और जो लोअर सरफेस पे उनकी काइनेटिक एनर्जी कम है। तो एज अ साइंस स्टूडेंट एनर्जी कंसिडर करूंगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी कंसिडर करूंगा। अब चूंकि एनर्जी चेंज होने का तो प्रोसेस लगातार जारी रहता है, आपकी बॉडी में भी एनर्जी फिक्स नहीं है। आप 1 मिनट पहले आपकी बॉडी में एनर्जी E1 थी, अभी E2 हो चुकी है, उसके बाद E3 हो जाएगी, क्योंकि लगातार आपकी बॉडी काम कर रही है तो एनर्जी तो चेंज होगी। इसी तरह इस सिस्टम की भी एनर्जी चेंज होगी। कैसे चेंज होगी? अल्टीमेटली होगा क्या, सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर, सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर एनर्जी ट्रांसफर होगी। क्योंकि अगर सराउंडिंग में एनर्जी ज्यादा है, सिस्टम में एनर्जी कम है, तो सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर एनर्जी ट्रांसफर होगी। जैसे ही एनर्जी ट्रांसफर होगी तो लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स की भी एनर्जी में इजाफा होगा। हम ये भी कर सकते हैं कि नीचे इसको हीट कर सकते हैं, इसका टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, टेम्परेचर के बढ़ाने से भी इसकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होगा। अब काइनेटिक एनर्जी में इजाफे की वजह से वो मॉलिक्यूल जो लिक्विड से किस में चेंज हो गए हैं, गैस में चेंज हो गए हैं, इस प्रोसेस का नाम जिसमें लिक्विड गैस में चेंज हो जाए स्पॉन्टेनियसली, उसको क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। अब यहां पर कुछ चीजें हैं कि इवेपोरेशन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं, इवेपोरेशन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। तो पहला फैक्टर तो यह होगा कि इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसी हैं। अगर तो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है तो इनका मतलब क्या है? मतलब यह है कि अगर तो वीक फोर्सेस हैं तो ये इजीली टूट जाएंगी और टूटने के बाद ये लिक्विड किस में चेंज होगा? गैस में चेंज होगा। याद रखिए नेचर का एक, कुदरत का एक लॉ है एंट्रोपी। एंट्रोपी में क्या है कि हर चीज सीक्वेंस से अनसीक्वेंस की तरफ जाना चाहती है, ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ जाना चाहती है। हाई समझ लें कि चीजें जो हैं वो बेतरतीब होना चाहती हैं। ये उनकी एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। तो इसी तरह ये लिक्विड में जिसमें पार्टिकल रेलेवेंटली तरतीब में है, ये तरतीब से बेतरतीब होना चाहते हैं, लिक्विड से गैस में जाना चाहते हैं। डेफिनेटली उसके लिए एनर्जी को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। अब एनर्जी को एब्जॉर्ब करने पे अगर तो इनकी फोर्सेस कमजोर हैं, आराम से फोर्सेस ब्रेक हो गई, तो ये जल्दी जल्दी वेपर्स में चेंज हो जाएंगे, तो इवेपोरेशन ज्यादा होगी। तो मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। जितनी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी, रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ज्यादा होगा। एक चीज। दूसरी चीज टेम्परेचर। ऑब्वियसली अगर मैं इसको हीट करूंगा तो हीट करने पे भी ये इसकी रेट ऑफ इवेपोरेशन में क्या होगा? इजाफा होगा, क्योंकि टेम्परेचर से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक होंगी, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डियर स्टूडेंट्स टेम्परेचर के। फिर एक और चीज है,
सरफेस एरिया। अगर मैं इस कंटेनर के एरिया को बढ़ा देता हूं तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स को चांस मिलेगा सरफेस पे आने का, और जितने मॉलिक्यूल सरफेस पे आएंगे उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स को चांस मिलेगा सरफेस को लीव करने का। इसका मतलब इवेपोरेशन इज अ सरफेस प्रोसेस, क्योंकि ये सरफेस से हो रही है, तो जितना मैं लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ाऊंगा इवेपोरेशन तेज होगी। इट्स जस्ट लाइक आप पानी घर पे सफाई करते हैं, जितना पानी स्वाइप कर देते हैं उसका सरफेस बढ़ जाता है, इवेपोरेशन तेज हो जाती है। तो एक और फैक्टर यहां लिखूंगा कि रेट ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया के, सरफेस एरिया के, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और बात करूंगा, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है? ह्यूमिडिटी का मतलब है कि एयर में वाटर वेपर्स कितने हैं। ओब्वियसली एयर में वाटर वेपर्स ज्यादा हैं तो होगा क्या, बाहर ऑलरेडी वाटर वेपर्स के अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है, अगर एयर ह्यूमिड है तो रेट स्लो हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मली चीजें जाती हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी बाहर ज्यादा है, बाहर पानी के मॉलिक्यूल हवा में ज्यादा हैं, तो फिर ये अंदर से पानी के मॉलिक्यूल स्लो बाहर आएंगे, क्योंकि ह्यूमिडिटी इस प्रोसेस को रिवर्स करेगी। रिवर्स कहने का मतलब है स्लो करेगी। रिवर्स कहना बेहतर नहीं है, यहां पर बेटर कि आप इसको कहें स्लो करेगी। क्यों? क्योंकि बाहर वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा हैं और उसकी वजह से जो ग्रेडियंट में इसकी कंसंट्रेशन में डिफरेंस है वो कम रहेगा। तो यहां पर लिखेंगे ह्यूमिडिटी अगर हाई है या लो है, ऑब्वियसली लो ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है कि बाहर वाटर वेपर्स, एयर ड्राई है, बाहर वाटर वेपर्स कम है, तो फिर अंदर से जल्दी जल्दी वाटर वेपर्स लिक्विड से किस में चेंज होंगे, लिक्विड से जल्दी जल्दी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर्स पे चेंज होंगे और बाहर आएंगे, इन केस लो ह्यूमिडिटी। तो लो ह्यूमिडिटी में जो है वो रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई होता है, और हाई ह्यूमिडिटी में रेट ऑफ इवेपोरेशन लो होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपने दोनों बातों को अच्छे तरीके से समझना है। अब आखिरी बात रह गई है और वो है कि व्हाई इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन से कूलिंग क्यों फील होती है? आपको स्वेटिंग आती, स्वेटिंग के बाद आप क्या करते हैं, आपको फील होता है कि आपको कूलिंग फील हो रही है। आपने देखा होगा कि अक्सर एनिमल्स अपना होमोस्टेसिस मेंटेन करने के लिए, डॉग को आपने देखा होगा वो अपनी जुबान बाहर निकाल के रखता है, क्योंकि उसको पता है वो जुबान बाहर निकाल के रखेगा, उसकी जुबान की जो सरफेस है उससे इवेपोरेशन होगी, जिससे उसकी बॉडी में कूलिंग रहेगी। तो कूलिंग की होती है, सबसे पहले इसको समझें। व्हाट इज कूलिंग? नॉर्मली आपने पढ़ा हुआ है काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि मैं यहां पर आपको इस तरह समझाता हूं। एग्जाम्पल है, जो अच्छा बच्चा होता है, जो जीनियस होता है, वो पाकिस्तान छोड़ के जाता है। तो जैसे वो पाकिस्तान छोड़ के जाता है वो दो नुकसान करता है। एक तो उसमें कुछ जान है, इसलिए वो पाकिस्तान फर्ज करो छोड़ के चला गया, अच्छा साइंटिस्ट था, अच्छी कम्युनिटी में था, तो वो दो नुकसान करके गया। एक तो वो गया, दूसरा जिस मुल्क से गया उसके अंदर टैलेंट को कम कर गया। खुद तो गया लेकिन मुल्क में से टैलेंट को कम कर गया। तो इसका मतलब जब हाई काइनेटिक एनर्जी लीव करेंगे मॉलिक्यूल्स, तो हाई काइनेटिक एनर्जी लीव करने की वजह से अंदर जो एवरेज है वो कम हो जाएगी। किसकी एवरेज? एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। जब अंदर एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम होगी, क्यों कम होगी एवरेज काइनेटिक एनर्जी? क्योंकि हाई काइनेटिक एनर्जी वाले तो छोड़ गए, मुल्क अपनी जगह छोड़ गए हैं। तो अंदर काइनेटिक एनर्जी जब लो हो जाएगी, एवरेज उसका कम हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी के कम होने से अंदर टेम्परेचर गिरेगा, और टेम्परेचर के गिरने से क्या इफेक्ट होगी? कूलिंग होगी अंदर। ठीक है। अब इस तरह भी हो सकता है कि सम टाइम, इसको अभी आप इस तरह ही समझें ताकि आपको जरा समझने में आसानी हो। इसके बाद फर्दर क्या होता है कि जब अंदर कमी होती है काइनेटिक एनर्जी की, तो सराउंडिंग से हीट फिर अंदर मूव करती है। जब सराउंडिंग से हीट अंदर मूव करती है तो अल्टीमेटली सराउंडिंग की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, और अल्टीमेटली कूलिंग इफेक्ट कहां शो होता है? सराउंडिंग में। मसलन आपके सरफेस के ऊपर, आपकी स्किन सरफेस के ऊपर स्वेट है। अब वो जो स्वेट आपकी स्किन के ऊपर लगा हुआ है, वो स्वेट अगर खुश्क होता है
तो वो डेफिनेटली स्वेट जो है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल थे वो लो काइनेटिक एनर्जी से हाई में चले गए। अब स्वेटिंग ने अपने आप को लिक्विड से गैस में चेंज करने के लिए जो हीट है वो सराउंडिंग से ही एब्जॉर्ब की होगी ना, स्किन में से। तो अल्टीमेटली कूलिंग इफेक्ट कहां शो होता है? सराउंडिंग में शो होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब मैं सारी चीजें समझा दी हैं, इसको जरा रिमूव करते हैं जी। अब इसको प्ले करते हैं। ये देखिए, हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल लीव कर रहे हैं, जिससे अंदर के मॉलिक्यूल्स वो रहेंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी लो है, मतलब कूलिंग कॉज करेंगे। कैसे करेंगे? सराउंडिंग से वो भी हीट को एब्सॉर्ब करेंगे और सराउंडिंग में अल्टीमेटली कूलिंग फील होगी। अब चलते हैं वापस स्लाइड की तरफ और लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, देयर आर सेवरल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ इवेपोरेशन। जैसे मैंने टेम्परेचर बता दिया आपको, सरफेस एरिया बता दिया, ह्यूमिडिटी बता दी आपको, एयर मूवमेंट क्या है जरा इस चीज को समझ लें। मिसाल के तौर पे अगर हवा तेज चल रही है तो हवा तेज चलने से क्या होगा कि नॉर्मली जब लिक्विड इवेपोरेट होता है तो उसके वेपर्स बाहर इकट्ठे होते हैं। अगर वो इकट्ठे रहेंगे तो ह्यूमिड हो जाएगी एयर। अगर एयर मूव कर रही है तो मूव करने की वजह से वहां से वाटर वेपर्स डिस्पर्स हो जाएंगे। जब वाटर वेपर डिस्पर्स होंगे तो ऊपर जो रश लगा था वो कम रहेगा। जब रश कम रहेगा तो मजीद लिक्विड में से वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ सकते हैं। इट्स जस्ट लाइक कि आप एक रशी एरिया से, यूनिवर्सिटी से छुट्टी हुई है और यूनिवर्सिटी से बच्चे बाहर निकल रहे हैं और बाहर बहुत रश है, तो डेफिनेटली अंदर जो लोग हैं उनके लिए निकलना मुश्किल है बाहर। लेकिन बाहर अगर मूवमेंट ऐसी है कि बाहर जो यूनिवर्सिटी के लोग, बच्चे छुट्टी के बाद खड़े हैं, अगर वो डिस्पर्स कर दिए जाएं तो अंदर वालों के लिए बाहर निकलना क्या है? आसान। सिमिलरली ऐसे ही अगर हवा चल रही है, आपने देखा है पानी जल्दी खुश्क हो जाता है। क्यों? क्योंकि एयर मूव करती रहती है, रश नहीं रहता और लिक्विड के लिए इवेपोरेट होना, गैस में जाना आसान होता है। अब ये जो क्वेश्चन है, व्हाई डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग? इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, इसकी वजह मैंने बता दी। यहां पर एक दो वर्ड हैं आपको पता होना चाहिए। जहां ऐसे प्रोसेस जिसमें कूलिंग होती है हम उन्हें एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। यू ऑल नो डैट, ये भी आपने पहले पढ़ा हुआ है। क्यों इवेपोरेशन जरूरी है? दिस प्रोसेस इज यूटिलाइज्ड इन ह्यूमन स्वेटिंग टू हेल्प रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। हम अपनी बात करें तो हमारे लिए बड़ी जरूरी है स्वेटिंग, क्योंकि इससे हमारी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहती है। आई होप डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमारा जो एसएलओ था वो मुकम्मल हो गया है, आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं जी। ऑल क्लियर? ठीक है जी, थैंक यू।